డ్యూ డిలిజెన్స్ అనేది ఎందుకు చేస్తాము? ఫస్ట్ అసలు ఆడిటింగ్ ఎందుకు చేస్తాం? ఆడిటింగ్ వెరిఫికేషన్ అనేది చేస్తామనమాట. మనకొచ్చిన ఎవిడెన్సెస్ ఏదైతే ఉందో అది కరెక్టా కాదా అని చెప్పేసి వెరిఫై చేస్తాము. ఎవిడెన్సెస్ని ఎవాల్యుయేట్ చేస్తాం, వెరిఫై చేస్తాం. ఇప్పుడు అలా కాకుండా డ్యూ డిలిజెన్స్ అనేది ఎందుకు చేస్తాము? డ్యూ డిలిజెన్స్ ఏంటంటే మనకి ఫస్ట్ ఏంటంటే ఒక మనిషి గురించి తెలుసుకుంటాం. నేను మందుల షాప్ అన్నతో చేద్దాం అనుకుంటున్నాను ట్రాన్సాక్షన్. ఆయన షాప్ కొనుక్కుందాం అనుకుంటున్నాను. అప్పుడు ఏంటి, నేను ఎర్ర గెర్రె నత్తు గెహ్రే వాళ్ళందరితో చేయను. ఒక ట్రస్టెడ్ పర్సన్ అయి ఉండాలి. ఫస్ట్ ఆ మనిషి గురించి తెలుసుకుంటాం. ఆ మనిషి కరెక్ట్గా ఎలాంటోడు, వాడు బిజినెస్ ఎలాంటిది, ఎలా నడుస్తుంది, వాడి చుట్టుపక్కల ఎలా నడుస్తుంది, ఇంక అలా తెలుసుకుంటాం ఫస్ట్. సెకండ్, వాడు ఏదైతే ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ కరెక్టా కాదా, ఎంతవరకు కరెక్ట్, ఈ కంపెనీలో ఒక కంపెనీకి రిలేటెడ్ స్ట్రెంగ్త్, వీక్నెస్, ఆపర్చునిటీస్, థ్రెట్స్ ఇవన్నీ తెలుసుకుంటాం. ఇవన్నీ తెలుసుకుంటేనే కదా మనం నెగోసియేషన్ అనేది చేయగలము. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మంత్లీ షాప్ అన్న ఏమన్నాడంటే 400 crore రూపీస్ నాది, లేకపోతే 4 crore రూపీస్కి నేను అమ్ముతాను నా షాప్ అమ్ముతాను అన్నట్టు అంటాడనమాట. తర్వాత నేను డ్యూ డెలిజెన్స్ చేశాక, డ్యూ డెలిజెన్స్ ఏంటి, వెళ్తాను, దాని స్ట్రెంత్ ఏంటి, వీక్నెస్ ఏంటి, ఆపర్చునిటీ ఏంటి, థ్రెట్ ఏంటి, ఇవన్నీ తెలుసుకున్నాక నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే 4 crore రూపీస్ చెప్పాడు కానీ అసలు దాని వర్త్ ఏం 4 crore రూపీసే కాదు. ఒక కోటో లేకపోతే ఒక కోటి కూడా కాదు, 50 లక్షల రూపాయలు. నేను ఇప్పుడు 50 లక్షల రూపాయలు ఇవ్వు అని నెగోషియేట్ చేయొచ్చు నేను అట్లా. సో ఇవన్నీ ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకోవడం వల్లే కదా, డ్యూ డెలిజెన్స్ చేయడం వల్లే కదా నేను నెగోసియేషన్ ఆర్ వాల్యుయేషన్ అనేది చేయగలను. बोले कि ड्यू डिलिजेंस क्यों करना है, क्या क्यों जरूरी है, तो जितना कुछ भी अपन लोगों ने पढ़ा है उसको समराइज करके उन्होंने यहाँ पे लिख दिया. ठीक है, इट्स ऑन पेज नंबर 19.3. एकदम शुरू में सबसे पहला पॉइंट, टू इन्वेस्टिगेट इनटू द अफेयर्स ऑफ द बिजनेस एज अ प्रूडेंट बिजनेस पर्सन. प्रूडेंट मतलब जो इंसान प्रॉपरली एक एक चीज देख देख के ट्रांजैक्शन करता है, तो प्रूडेंट बिजनेस पर्सन की तरह यू हैव टू इन्वेस्टिगेट इनटू द अफेयर्स ऑफ द बिजनेस. दूसरा, टू कंफर्म ऑल मटेरियल फैक्ट्स रिलेटेड टू द बिजनेस. जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है, जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है और जो मुझे मिली है वो सही है, एंड जो नहीं मिली है वो मैं एनालाइज कर पाऊं, है ना, वो इन्फॉर्मेशन मुझे ढूंढनी है ताकि मैं एक फर्म डिसीजन ले पाऊं. एक्सेस द रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज ऑफ अ प्रपोज ट्रांजैक्शन. ये ट्रांजैक्शन से मुझे बेनिफिट क्या क्या है, वीकनेस क्या क्या है, एंड मेरे पास अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है. टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ पोस्ट ट्रांजैक्शन. भाई अगर क्या व्हाट इफ मैंने इस कंपनी का ड्यू डिलिजेंस अच्छे से नहीं किया, व्हाट इफ कंपनी वाज इन्वॉल्वड इन फ्रॉड, व्हाट इफ इसकी रेपुटेशन तो गई, मेरी रेपुटेशन की भी धज्जियां उड़ गई. तो अगर आपने ड्यू डिलिजेंस पहले से करा है तो बाद में जो प्रॉब्लम होगी ना, वो प्रॉब्लम से आप पहले ही बच सकते हैं, है ना. पहले ही आपको समझ में आ जाएगा कि दिस कंपनी माइट बी इन्वॉल्वड इन फ्रॉड. इस कंपनी के साथ मुझे कोई रिश्ता नहीं रखना, क्योंकि इनके लगे तो हमारे भी साथ में लगेंगे, लगने ही ले, है ना. तुम ड्यू डिलिजेंस, तुम इस कंपनी के साथ एंटर कर रहे हैं, आप मर्जर कर रहे हैं, इस कंपनी की रेपुटेशन उड़ी, अगर आपकी रेपुटेशन की धज्जियां भी उड़नी है. अगर कंपनी में फ्रॉड हुआ, ऑडिटर की धज्जियां उड़ेंगी, सिमिलरली आपकी धज्जियां भी उड़ेंगी. तो अपने को अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारनी, इसीलिए पहले से अपन ड्यू डिलिजेंस करके रखेंगे ताकि इस ट्रांजैक्शन के बाद के जो रिस्क है उनको आप अवॉइड कर पाए. नेक्स्ट आता है, टू कंफर्म दैट द बिजनेस इज व्हाट एज इट अपीयर्स. भाई अगर वो बोल रहा है 400 करोड़, तो ये कंफर्म करने के लिए, दिल को तसल्ली देने के लिए कि हाँ एक्चुअली 400 करोड़ रुपए की ही है, 200 करोड़ की नहीं है. नेक्स्ट, टू क्रिएट अ ट्रस्ट बिटवीन टू अनरिलेटेड पार्टीज. भाई हम आपको नहीं जानते, आप हमें नहीं जानते, है ना. आप बोल रहे हैं 400 करोड़ रुपए की है, ठीक है, हमने आपकी कंपनी का एनालिसिस कर लिया, हमें पता चला कंपनी 400 करोड़ रुपए की ही है. अब हम आप पे भरोसा कर सकते हैं कि उसने बोला था 400 करोड़ रुपए, हमारी एनालिसिस के बाद भी 400 करोड़ रुपए ही आया, है ना. अब ऐसा नहीं होता कि आप 400 करोड़ रुपए बोल रहा है तो हमने मान लिया, ना, ऐसा धंधा नहीं होता. तो आपने 400 करोड़ रुपए बोला, ठीक है, हमने आपके डॉक्यूमेंट्स एग्जामिन करे, 400 करोड़ रुपए ही आ रहा, तो नाउ आई एम हैप्पी. तो इससे ट्रस्ट बिल्ड होता है. भी बोलेगा हम उस पर टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल डील किलर. अब ये बात ध्यान से समझना, डिफेक्टेड इन द टारगेट एंड अवॉइड अ बैड बिजनेस ट्रांजैक्शन. पोटेंशियल डील किलर का मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन या कोई भी ऐसी न्यूज जिसकी वजह से शायद आप ये ट्रांजैक्शन ना करो, है ना, शायद आप ये ट्रांजैक्शन ना करो, कुछ भी. यस, एब्सोल्युटली करेक्ट, रेड फ्लैग. बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, रेड फ्लैग एकदम सही वर्ड है. तो कुछ भी ऐसी इन्फॉर्मेशन हो सकता है हो इसकी वजह से आप ये ट्रांजैक्शन ना करो, तो ड्यू डिलिजेंस से ऐसी ही इन्फॉर्मेशन अपने को आइडेंटिफाई करनी है. ठीक है. नेक्स्ट, टू गेन इन्फॉर्मेशन दैट विल बी यूजफुल फॉर वैल्यूइंग असेट्स. कंपनी ने बोला है मेरी नेटवर्थ 350 करोड़ की है, ठीक है, 350 करोड़ आप बोल रहे हैं ना. अब आपको तो वो इन्फॉर्मेशन ऐसी कुछ चाहिए, तो प्रूफ तो चाहिए जिसके थ्रू ये हो पाए कि हाँ कंपनी की वैल्यू एक्चुअली 350 करोड़ रुपए है. उनके बोलने से तो हम नहीं मानेंगे, है ना. नेक्स्ट, रिप्रेजेंटेशन एंड वारंटीज फॉर इंडेमनिफिकेशन. इंडेमनिफिकेशन का मतलब क्या होता है, इंडेमनिफाई करने का मतलब क्या होता है. भाई अगर कंपनी ने बोल रखा है, कंपनी ने मान लो किसी से पैसे लिए थे, बोला था कि मैं 3 साल बाद पैसे दूंगा, तो अगर ऐसा कोई ट्रांजैक्शन है, ऐसा कोई आपने गारंटी दी रखी है कि मैं अगर कुछ गड़बड़ हुई तो मैं इंडेमनिफाई करूंगा, तो हमें पता होना चाहिए ना, क्योंकि हम तुम्हें टेक ओवर कर रहे हैं, अल्टीमेटली आपको गड़बड़ हुई तो वो हमें रीपे करनी पड़ेगी. सो आई शुड नो अबाउट इट, है ना. नेगोशिएशन ऑफ प्राइस कंसेशन. अगर हमें गड़बड़ मिली तो भाई हम बार्गेन करेंगे. तो नेगोशिएशन प्राइस कंसेशन मतलब बार्गेन करना, कि अगर आप बोल तो रहे 400 करोड़ की, पर हमें तो 200 करोड़ पता लगा, तो हम 200 करोड़ में लेंगे.
टू वेरीफाई दैट द ट्रांजैक्शन कंप्लाइज विद इन्वेस्टमेंट और एक्विजिशन क्राइटेरिया। जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है ये ट्रांजैक्शन के पीछे, कुछ तो ऑब्जेक्टिव होगा, कुछ तो रीजन होगा। जैसे माई रीजन इज ये कंपनी के साथ मिलने के बाद मेरा मार्केट एक्सपैंड हो जाएगा, मैं और प्रोडक्ट में डील कर पाऊंगा, है ना। तो वो ऑब्जेक्टिव मिल रहा है जिस वजह से आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, एक्चुअली वो ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो रहा है, दैट यू हैव टू लुक इनटू। कूल। नेक्स्ट, टू डिटरमाइन कंप्लायंस विद रेलेवेंट लॉज, कंपनी सारे लॉज रूल्स एंड रेगुलेशन से कंप्लाई कर रही है या नहीं कर रही है, अपने को चेक करना है। टू इवैल्यूएट द कंडीशन ऑफ द फिजिकल प्लांट एंड इक्विपमेंट एज वेल एज अदर टेंजिबल इंटेंजिबल एसेट्स। आप बोल रहे हैं कि आपके पास 50 करोड़ रुपए की एसेट्स है, ठीक है तो, पर भाई कंडीशन क्या है, गिरी पड़ी कंडीशन में है, एक टांग टूटी जा रही है, मशीन घिस गई, बिल्कुल चल ही नहीं रही, इतने मारना पड़ रहा मशीन में तब चल रही, तो ऐसी मशीन की कीमत 50 करोड़ रुपए नहीं हो सकती, राइट। ऐसी मशीन की कीमत 50 करोड़ रुपए नहीं हो सकती। कौन सा पॉइंट छूट गया? टू इन्वेस्टिगेट एंड इवैल्यूएट अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी, टू अंडरस्टैंड कि भाई ये मेरे लिए एज अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी आएगा। अगर मैं सोच रहा हूँ कि मैं इस कंपनी को टेक ओवर करूंगा तो क्या मेरे लिए अपॉर्चुनिटी के थ्रू आएगा कि हाँ आपका मार्केट एक्सपैंड हो जाएगा, आप नए प्रोडक्ट में डील कर पाओगे। कई लोग टेक ओवर क्यों करते हैं? क्योंकि मैं इस मार्केट में डील कर रहा हूँ, वो उस मार्केट में डील कर रहे हैं। अगर मैं इसको टेक ओवर कर लेता हूँ तो मुझे सिर्फ पैसे के बदले में पूरा का पूरा सेटअप मिल जाएगा, कस्टमर मिल जाएंगे, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, राइट। तो कभी भी नहीं देगा, कभी भी नहीं। इंस्टॉलमेंट में 100 200 तो वट एवर इट इज, प्राइस क्या रखनी है, कितने में, कैसे आपको देनी है, इस सब अपन लोग डिटरमाइन करेंगे। मैम नीड फॉर, ये जो अपन लोग जितने भी टॉपिक अभी पढ़े हैं ना, नीड फॉर ड्यू डिलिजेंस, ऑब्जेक्टिव ऑफ ड्यू डिलिजेंस, फिर समराइज करके अपन इन पॉइंट्स को पढ़ रहे हैं, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है। सब टॉपिक आपस में इंटर रिलेटेड है, एक टॉपिक घूम के इधर पे आता है, दूसरा टॉपिक घूम के वापस वहीं। टू डिटरमाइन डिटेल्स दैट मे बी रेलेवेंट टू द ड्राफ्टिंग ऑफ द एक्विजिशन अग्रीमेंट। ना आप किसी को एक्वायर करते हैं, यू विल मेक एन अग्रीमेंट, अग्रीमेंट साइन करते टाइम पे कुछ टर्म्स आप अपनी रखोगे, कुछ टर्म्स आप उनकी रखोगे। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड, आप कंपनी के बारे में सब समझ के देन अकॉर्डिंगली यू विल डिसाइड द टर्म्स कि क्या आपके बेनिफिट में एंड क्या उनके बेनिफिट में, है ना। तो आप टर्म्स पे भी बेटर नेगोशिएट कर पाओगे अगर आपको कंपनी की एग्जैक्ट पोजीशन मालूम है। नेक्स्ट, टू डिस्कवर लाइबिलिटीज और रिस्क, अपन लोग ऑलरेडी पहले ये पॉइंट पढ़ चुके हैं, रिपीट हुआ है। टू एनालाइज एनी पोटेंशियल एंटी ट्रस्ट इशू दैट में प्रोहिबिट द प्रपोज्ड मर्जर एंड एक्विजिशन, नॉट जस्ट मर्जर एंड एक्विजिशन बट एनी डील। एंटी ट्रस्ट इश्यूज मतलब अब जैसे कि कंपनी ने बोला था कि 400 करोड़ रुपए, है ना। अपन ने जब कंपनी की एनालिसिस करा, कितनी वैल्यू निकली, 250 करोड़ रुपए। तो यहाँ पे अपने को ऐसा हो गया ना कि कंपनी ने तो हमसे झूठ बोला, कंपनी ने तो हमसे झूठ बोला, इतनी चौड़ में आगे बोल दी 400 करोड़ रुपए। हमारी एनालिसिस के बाद तो 350 आता तो भी ठीक था, ये तो 250 करोड़ रुपए है। तो कहीं ना कहीं आप डगमगा नहीं जाओगे कि यार ऐसी कंपनी के साथ ट्रांजैक्शन नहीं करना है। मतलब जब तक बहुत ही बढ़िया कोई कंपनी नहीं है तब तक आपको ऐसा नहीं हो जाएगा कि इनके साथ ट्रांजैक्शन नहीं करना, मतलब शुरू में झूठ बोल दिए ये। పేమెంట్ అనేది ఎలా చేయాలి, క్యాష్ రూపంలో చేయాలా, ఇంకెలా చేయాలనేది కూడా చెక్ చేసుకుంటాం. ఇంకా దాంతోపాటు ఇంకా ఏం చెక్ చేస్తామంటే ఎలాగా టు అవాయిడ్ ద ఫైనాన్షియల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ విచ్ ఆర్ ఇల్లీగల్. ఇంకా అలాగా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఏదైనా లాస్ వస్తుంది, లాస్ ఉందని తెలుసు, అది 4 years లాస్, కానీ మనకి 10 years ఆ 4 years లాస్ని పూడ్చడానికి 10 years లాస్ కూడా పట్టచ్చు. సో అలాంటి ట్రాన్సాక్షన్స్ ఏదైనా ఉంటే అది కూడా అవాయిడ్ చేయడానికి ఉంటుంది. సో నీడ్, స్కోప్, ఆబ్జెక్టివిటీ, ఈ 3 questions అడుగుతారు. 3 questionsకి ఆ 3 questions తగ్గట్టుగానే రాయాలి. ఇప్పుడు ఇంటర్నల్ ఆడిట్కి ఎలా చదివామో అలాగే చదవాలి. అక్కడి వరకు చాలా పాయింట్స్ చెప్పారు కదా, అందులో 10 to 12 points మార్క్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు చెప్పే క్వశ్చన్ ఏంటంటే స్కోప్ ఆఫ్ డ్యూ డిలిజెన్స్. ड्यू डिलिजेंस क्यों कर रहे हैं, ड्यू डिलिजेंस आप क्या आइडेंटिफाई करना चाहते हो, अपॉर्चुनिटीज क्या है, थ्रेट्स क्या है, कंपनी अगेंस्ट कोई सूट पेंडिंग तो नहीं है, कंपनी फ्रॉड में इन्वॉल्व तो नहीं, वगैरह वगैरह, वही सब चीजें देखते हैं फटाफट। सबसे पहला, कंप्लाइंस विद एप्लीकेबल लॉज, कंपनी के ऊपर जो लॉज एप्लीकेबल है कंपनी उनसे कंप्लाई कर रही है, टाइमली डिस्क्लोजर करती है। रेगुलेटरी वायलेशन और डिसिप्लिनरी एक्शन, कंपनी के अगेंस्ट कितने इंस्पेक्शन, कितने इन्वेस्टिगेशन, कितनी इंक्वायरी हुए हैं, क्योंकि हर किसी के अगेंस्ट चाहे जब इन्वेस्टिगेशन नहीं होता है ना, कुछ आपने बड़ा किया होगा तभी इन्वेस्टिगेशन होता है, तो कंपनी के अगेंस्ट कितने रेगुलेटरी एक्शन, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, इंस्पेक्शन वगैरह हो चुके हैं। लिटिगेशन एंड असेसमेंट ऑफ फीसिबिलिटी ऑफ परस्यूइंग लिटिगेशन, इसका मतलब ध्यान से समझना। लिटिगेशन का मतलब तो अपन को समझ में आ गया कि आपके अगेंस्ट कितने केस चल रहे हैं या कौन सा केस आने वाला है, बट असेसमेंट ऑफ फीसिबिलिटी ऑफ परस्यूइंग लिटिगेशन मतलब आई एम हाउ मच कंफर्टेबल, मैं कितना कंफर्टेबल हूं उस लिटिगेशन को कंटिन्यू करने में। तुम्हारे अगेंस्ट केस चल रहा ठीक है, पर क्या आई एम कंफर्टेबल इन कंटिन्यूइंग विद दैट केस, क्या मैं ओके हूं अगर मुझे वो केस कंटिन्यू करना पड़ा, हाउ फीजिबल इज इट फॉर मी, मेरे लिए कितना कन्वीनियंट है, ये अपने को आइडेंटिफाई करना ज्यादा जरूरी है। केस चल रहा ठीक है, पर टेक ओवर करने के बाद वो केस आपके अगेंस्ट हो जाएगा, राइट। तो आप कितना फीजिबल हो इस केस को कंटिन्यू करने के लिए। भाई मेरे को इन सब टंटों से दूर रहना है तो अग्रीमेंट नहीं करना है, आप मैनेज कर सकते हो तो अपने को अग्रीमेंट कर लेना है। कूल। नेक्स्ट आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑब्वियसली गोज विदाउट सेइंग। फाइनेंशियल स्टेटमेंट फटाफट से बताओ कौन कौन सी होती है, कौन कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है, जल्दी से बता दो। कंपनी को कितना लॉस हुआ है, कंपनी ने कौन कौन से डिसीजन लिए जिसकी वजह से उनको नुकसान हुआ है, अभी इनके कितने कर्जदार हैं, इनको कितने लोगों को पैसे देना है, ये अपने को मालूम होना चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली अपन को वो पैसे देना है। फ्रॉडुलेंट क्लेम्स, कंपनी के अगेंस्ट कोई फ्रॉड का क्लेम या धोखाधड़ी का केस या ऐसा कुछ तो नहीं है, बिकॉज फिर तो अपने को डेप्थ में जानना है ये क्यों है, किसकी गलती थी, कंपनी की किसी और की। मिस रिप्रेजेंटेशन और कैरेक्टर इशूज, भाई सेम एग्जांपल अगेन, ये हमको बोल रहा है 400 करोड़, हमने जब चेक किया 250 करोड़ निकला। मिस रिप्रेजेंटेशन, तुम 400 करोड़ क्यों बोले जब तुम्हें पता था 250 करोड़ है, हमें तुम्हारे साथ ट्रांजैक्शन नहीं करना जयराम जी की, है ना। रेपुटेशन, गुडविल एंड अदर इंटेंजिबल एसेट, आपकी मार्केट में रेपुटेशन क्या है, गुडविल क्या है, ऑब्वियसली इट मैटर्स, ऑब्वियसली। तुम्हारा टर्नओवर पहली बात तो अच्छा नहीं होगा अगर तुम्हें। సో ఇప్పుడు వరకు చదివింది స్కోప్, ఆల్మోస్ట్ అలా అన్నీ ఒకేలా ఉంటాయి కానీ గుర్తుంచుకోవాలి. స్కోప్లో ఏంటి ఇప్పుడు వరకు చదివింది కంప్లై అవుతుందా లేదా,
కంపెనీ అనేది కంప్లై అవుతుందా లేదా, ఇన్వెస్టిగేషన్స్ ఎలాగున్నాయి, మళ్ళీ ఇన్వెస్టిగేషన్ పైన లిటిగేషన్స్, ఆ లిటిగేషన్స్ ఎంతవరకు నేను తీసుకోవడానికి రెడీగా ఉన్నాను, నెక్స్ట్ రెప్యుటేషన్ ఎలాగుంది, గుడ్ విల్ ఎలాగుంది, వీళ్ళు ఏమైనా మిస్రిప్రజెంటేషన్ చేస్తున్నారా, మోసం చేస్తున్నారా, అవన్నీ కూడా తెలుసుకుంటాము. ఇప్పుడు ఏంటంటే ఫ్యాక్టర్స్ టు బి కెప్ట్ ఇన్ మైండ్ బిఫోర్ డూయింగ్ డ్యూ డెలిజెన్స్. ఏమేం ఫ్యాక్టర్స్ ఉండాలి? ఫస్ట్ ఏంటంటే రీజన్, ఆబ్జెక్టివిటీ. నేను అసలు ఆ మందుల షాప్ అనేది ఎందుకు తీసుకుంటున్నాను, నా రీజన్ నా ఆబ్జెక్టివిటీ మ్యాచ్ అవుతుందా లేదా అనేది నేను చూసుకోవాలి. మ్యాచ్ అవుతుందా లేదా అనేది చూసుకోవాలంటే నేను ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఇన్ కేస్ ఆ మందుల షాప్ అతను లేదు నేను నీకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వను, నాకు అంటే లైక్ ఇంత టైం వేస్తానంటే నేను ఇంకా అడుక్కునిమని ఇన్ఫర్మేషన్ తెచ్చుకోవాలి. నేను ఇన్ఫర్మేషన్ ఎలా తెచ్చుకోవాలంటే నా రీజన్ ఆర్ ఆబ్జెక్టివిటీ అనేది మ్యాచ్ అవుతుందా లేదా అనేది చెక్ చేసుకోవాలన్నమాట. అండ్ అలా అని చెప్పేసి నాకు వచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్తో పాటు ఇంకా ఎక్స్టర్నల్ కన్ఫర్మేషన్ కూడా చేసుకోవాలి, థర్డ్ పార్టీని అడగడం అవన్నీ కూడా చేసుకోవాలి. ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే ఎక్స్పెక్టేషన్స్. నువ్వు ఏదైతే తీసుకుంటున్నావో కంపెనీని, అది నీ ఎక్స్పెక్టేషన్ రీచ్ అవుతుందా లేదా. ఒకవేళ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లాస్లో ఉందనుకుందాం, ఓకే 3 years లాస్ ఉండి దాని తర్వాత నేను హై ప్రాఫిట్స్ అంటే లైక్ ప్రాఫిట్స్ అప్పుడు వస్తూ ఉంటాయి అని చెప్పి నీ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఏదైతే ఉందో అది కరెక్ట్గా రీచ్ అవుతుందా లేదా అనేది ఫస్ట్ చెక్ చేసుకుంటాం. సెకండ్ लॉस मेकिंग कंपनी को तुम उठा रहे हैं, तुम टेक ओवर कर रहे हैं कि ठीक है अपन इस कंपनी को आगे बढ़ाएंगे, तुम्हारे पास उतनी रिसोर्सेज, एनर्जी, मैन पावर, उतनी अकल है कि तुम इस कंपनी को उठा पाओ. ऐसा तो नहीं है कंपनी को टेक ओवर करने के चक्कर में खुद पेले जाओ, है ना. तो ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए. यू शुड बी वेरी वेल वर्स्ड विद द फैक्ट अगर आपने इस कंपनी को एक्वायर किया तुम प्रॉफिट में जाने वाले हो या तुम्हारे खुद के लगने वाले हैं. ओके, यू शुड हैव एब्सोल्यूट रिसोर्सेज. भाई तुम्हारे पास मैन पावर नहीं है, तुम्हारे पास उस फील्ड का एक्सपीरियंस ही नहीं है एंड आप उस कंपनी को एक्वायर कर रहे हैं, डेफिनेटली लॉस में जाओगे एंड देन दिस लॉस इज इररिकवरेबल. तुम रिकवर नहीं कर पाओगे, है ना. नेक्स्ट सिंपल सी चीज है, एकदम सिंपल चीज है. कंसिडर वेदर द बिजनेस गिव्स यू द अपॉर्चुनिटी टू पुट योर स्किल्स एंड एक्सपीरियंस टू गुड यूज. आपको एक सेट ऑफ एक्सपीरियंस, आपको एक मार्केट का एक्सपीरियंस है ना. ये कंपनी जिसको तुम एक्वायर कर रहे हैं ये एक अलग ही एक्सपीरियंस, ये अलग ही डिपार्टमेंट है पूरा, आपको इसकी कोई भी नॉलेज नहीं है. तो एक बार भाई पहले से रुक के हम ये सोचो कि आपको इसके बारे में, इस फील्ड के बारे में कोई नॉलेज नहीं है क्या. अभी तक का जो आपका एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे हेल्पफुल होगा नहीं होगा, डोंट गो एड विद इट. बट अगर आपको लग रहा है मुझे इस फील्ड की अच्छी खासी नॉलेज है, मेरे पास जो एक्सपीरियंस है, जो सेट ऑफ स्किल्स है उससे मैं और बेटर कर सकता हूँ, ये कंपनी जो कर रही है मैं उससे बेटर कर सकता हूँ, डेफिनेटली गो एड फॉर इट. लास्ट वन, लर्न एज मच एज यू कैन अबाउट द इंडस्ट्री यू आर इंटरेस्टेड इन फ्रॉम मीडिया रिपोर्ट्स, जर्नल्स एंड पीपल्स इन द इंडस्ट्री. इसका करने का मेन मकसद क्या है भाई, ये अंडरस्टैंड करना, समझने की कोशिश करना कि ये कंपनी के अगेंस्ट कोई क्लेम्स, कोई फ्रॉड के क्लेम्स, कोई और सूट्स या कोई लिटिगेशन या ऐसा कुछ कंपनी न्यूज में तो नहीं आई है, कोई कंपनी के अगेंस्ट नया सूट फाइल हुआ, कोई कंपनी के अगेंस्ट नया क्लेम आया, ये सब चीजें अपने को पता होनी चाहिए. बिकॉज अल्टीमेटली अगर आपने कंपनी को टेक ओवर किया या एक्वायर किया, यू विल बी एसोसिएटेड विद द कंपनी, तो तुम्हें फेस करना. సో మనం చదివినట్టు ఏ లిటిగేషన్ ఉంది, ఆ లిటిగేషన్ నేను ఎంతవరకు ఫేస్ చేయడానికి రెడీగా ఉన్నాను, ఎంతవరకు యాక్సెప్ట్ చేయడానికి రెడీగా ఉన్నాను అనేది చెక్ చేసుకోవాలి. సో ఇవి ఫ్యాక్టర్స్ అనమాట, 4 ఫ్యాక్టర్స్. సో ఫస్ట్ ఇప్పుడు ఇక్కడ వరకు చదివింది ఏంటంటే ఫ్యాక్టర్స్. ఇప్పుడు ప్లానింగ్ చేస్తాం. ప్లానింగ్ అంటే ఏంటి, ఫస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది కలెక్ట్ చేసుకుంటా, ఏ ఏరియా, ఏ స్కోప్, ఎక్కడి నుంచి ఎలా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది, వీళ్ళ దగ్గర మంచి రెప్యుటేషన్ ఉందా లేదా, ఇలా ఫస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ కలెక్ట్ చేసుకుంటాం. ఏరియా, స్కోప్ ఇవన్నీ ఫస్ట్ తెలుసుకుంటాము. నెక్స్ట్ ఫస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ కలెక్ట్ చేసుకున్నాక ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ తగ్గట్టుగా ఎవిడెన్సెస్ అనేది మనం కలెక్ట్ చేసుకుంటాము. ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ని బేస్ చేసుకుని ఎవిడెన్సెస్ అనేది కలెక్ట్ చేసుకుంటాము. నెక్స్ట్ రిస్క్ మినిమైజేషన్. సో అంటే ఇప్పుడు ఇవన్నీ చేశాక మనకు తెలుస్తుంది కదా మందుల షాపు నుంచి వచ్చే రిస్క్స్, ఆ రిస్క్స్ మినిమైజ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాము. ఇందాక నేను చెప్పాను కదా ఆల్రెడీ, ఇన్ఫర్మేషన్ కనుక్కునేటప్పుడు ఒకవేళ సెల్లర్ అతను 30 days ఇస్తున్నా అన్నట్టు చెప్పాను అనుకో, దాన్ని ఇంకా నెగోషియేట్ చేసుకుంటాం అనమాట. నాకు ఇంకొక వారం రోజులు ఎక్స్ట్రా కావాలి, ఇలా అడుక్కుని మనం నెగోషియేట్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇట్లా కలెక్ట్ చేసిన ఇన్ఫర్మేషన్, ఇప్పుడు మనం ఇన్ఫర్మేషన్ కలెక్ట్ చేస్తాం కానీ అన్ని ఇన్ఫర్మేషన్స్ ఇంపార్టెంటా అంటే కాదు కదా, కొంత ఇన్ఫర్మేషనే మనకి ఇంపార్టెంట్. సో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ని బేస్ చేసుకుని ఎవిడెన్సెస్ అనేది కలెక్ట్ చేసుకుంటాము. ఎవిడెన్సెస్ అనేది కలెక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు ఏంటంటే ఎక్స్టర్నల్ సోర్సెస్ ద్వారా కూడా మనం వెరిఫై చేసుకుంటాం అనమాట. అలా మొత్తం అంతా రిపోర్ట్ ప్రిపేర్ చేసుకుంటాం మనం. ఆ రిపోర్ట్ ప్రిపేర్ చేసుకున్నాక రిపోర్ట్ని బేస్ చేసుకుని we will take the decision whether to take this company or not, whether to take the medical shop or not. ఇప్పుడు మళ్ళీ మ్యామ్ చెప్తుంది, ఒకసారి విను.
सबसे पहले अपन लोगों ने अपने दिमाग में प्रिपेयर करा, मैं ये डील कर क्यों रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव, ठीक है, डिसाइड हो गया। नाउ यू विल स्टार्ट प्लानिंग, कौन से क्या क्या ड्यू डिलिजेंस करना है आपको, क्या क्या चेक करना है, कौन कौन से एरियाज में चेक करना है, ठीक है। फाइनली आप चेक करना चालू करोगे, आप उसकी टेक्नोलॉजी, सिस्टम, कंपनी, प्रॉफिट, लॉस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट सब चेक करोगे, विच इज कॉल्ड एज रिस्क मिनिमाइजेशन। इसमें अगर आपको टाइम, आपको लग रहा है कि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, नेगोशिएट करो, सेलर से नेगोशिएट करो, अरे 1 हफ्ता और, अरे 2 हफ्ता और, अरे थोड़ा सा और, थोड़ा 1 दिन और, 2 दिन और करके सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो। सिर्फ इस इन्फॉर्मेशन पर रिलाई नहीं करो, बाहर से भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो, एंड इस इन्फॉर्मेशन में जो भी इन्फॉर्मेशन तुम्हें इंपॉर्टेंट लगती है उस इन्फॉर्मेशन को राउंड ऑफ करके फाइनली एक रिपोर्ट बनाओ। ये फीचर्स अपने को याद हो जाएंगे, ये फीचर्स अपने को पॉइंटर्स याद हो जाएंगे अब आराम से। मतलब अभी तक आप ड्यू डिलिजेंस करने नहीं गए हो, तो ड्यू डिलिजेंस करने के पहले कुछ कुछ चीजें, कुछ कुछ फॉर्मेलिटीज बायर और सेलर दोनों को करनी पड़ती है, दोनों पार्टी को कुछ कुछ फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है। अभी सिंस अपन बायर एंड सेलर वाली बात कर रहे थे, तो बायर एंड सेलर का एग्जांपल लेते हैं। ये भी हो सकता है कि दोनों लोग अग्रीमेंट में एंटर कर रहे हो, ज्वाइंट वेंचर कर रहे हो, सो 2 पार्टीज। अभी अपन एग्जांपल ले रहे हैं बायर एंड सेलर का, ओके। तो मान लो हमको ఇప్పుడు ఫస్ట్ స్టేజెస్ ఆఫ్ డ్యూ డెలిజెన్స్. స్టేజెస్ ఆఫ్ డ్యూ డెలిజెన్స్లో ఏంటంటే ప్రీ డ్యూ డెలిజెన్స్, పోస్ట్ డ్యూ డెలిజెన్స్. ఇప్పుడు ప్రీ డ్యూ డెలిజెన్స్ గురించి మాట్లాడుకుందాం. ప్రీ డీడీ. सबसे पहले अपन लोगों ने एक नॉन डिस्क्लोजर अग्रीमेंट साइन करा, क्यों कि भाई इसके बाद मेरे को जो भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो इन्फॉर्मेशन मेरी साइड से लीक नहीं होगी, नंबर 1। नंबर 2, अपन लोग एक चेकलिस्ट बनाएंगे कि मुझे को ये डॉक्यूमेंट चेक करने हैं, एंड वो अपन लोग दूसरी पार्टी को सबमिट कर देंगे। दूसरी पार्टी अकॉर्डिंगली चेक करेगी कि ये डॉक्यूमेंट उनके पास अवेलेबल है या नहीं, एंड लिस्ट बना के आपको वापस सबमिट कर देगी। आप इन डॉक्यूमेंट्स को अपनी चेकलिस्ट से टैली करते हो कि मुझे जो डॉक्यूमेंट्स चेक करने हैं वो डॉक्यूमेंट्स कंपनी दे रही है क्या। अभी डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले, अभी सिर्फ आपको लिस्ट मिली है कि ये डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है, ये डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं है, ठीक है। अब क्या होगा, अब फाइनली यू विल आइडेंटिफाई द इश्यूज एंड एवरीथिंग कि मुझे क्या क्या जाके चेक करना है, उसी के बेसिस पे आप चेकलिस्ट बनाओगे। ऑब्वियसली भाई आप पहले समझोगे कि आपको इस कंपनी में जाके चेक क्या करना है, उसी के बेसिस पे आप चेकलिस्ट बनाओगे, उनको सबमिट करोगे। अब ये क्या करेंगे, इनको समझ में आ गया कि ये डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, तो अब ये एक डेटा रूम बनाएंगे। फाइनली ये इन डॉक्यूमेंट को कलेक्ट करना चालू करेंगे एंड एक डेटा रूम बनाएंगे। नो डेटा रूम क्या होता है, ये चीज ध्यान से समझना। ऑल्दो डेटा रूम का कंसेप्ट पार्ट ए में है, पार्ट बी में है ही नहीं, क्योंकि वो अज्यूम करते हैं पार्ट ए अपन लोग पहले पढ़ेंगे, अपन ठहरे नालायक। अपन 2 तरीके का होता है, एक होता है फिजिकल डेटा रूम, एक होता है वर्चुअल डेटा रूम। एक होता है फिजिकल डेटा रूम, एक होता है वर्चुअल डेटा रूम। फिजिकल डेटा रूम क्या होता है, फिजिकल डेटा रूम मतलब जो आपको लग रहा है एक कमरा जिसके अंदर डॉक्यूमेंट्स रख दिए जाएंगे, कमरे के बाहर एक ट्रेडिशनल गार्ड बैठा होगा, जो कमरे के अंदर जा रहा है गार्ड उसकी एंट्री करेगा, इस टाइम पे ये इंसान ये डॉक्यूमेंट को एक्सेस किया है ना, गार्ड उसकी एंट्री करता जाएगा, आप अंदर जाओगे, डॉक्यूमेंट्स को एग्जामिन करोगे एंड आप बाहर आ जाओगे एंट्री करके बाद, ठीक है। वर्चुअल डेटा रूम में क्या होता है, वर्चुअल डेटा रूम में यू कैन सिट एट योर प्लेस। कंपनी एक पोर्टल बना देगी, उस पर सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर देगी, आपको उस डॉक्यूमेंट का एक्सेस दे देगी, ठीक है। एक्सेस आपके पास लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए होगा, फॉर एग्जाम्पल 3 घंटा। 3 घंटे के अंदर आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपको एग्जामिन करने, उससे ज्यादा टाइम आपके पास नहीं है। अल्टीमेटली उसके बाद एक्सेस बंद हो जाएगा। अब आज के जमाने में यूजुअली वर्चुअल डेटा रूम ही होते हैं, फिजिकल डेटा रूम नहीं होते। क्यों भी साइन करते हैं कि कंपनी से रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट, आप भी जब आर्टिकलशिप करने जाएंगे ना किसी भी कंपनी में, तो आप जिस दिन फर्स्ट डे जाएंगे ना, आपसे कोई डॉक्यूमेंट साइन कराए जाएंगे, आप उन डॉक्यूमेंट को एक बार ध्यान से देखना। आप देखोगे उन डॉक्यूमेंट में एक डॉक्यूमेंट नॉन डिस्क्लोजर अग्रीमेंट होता है। नाउ अपन लोग कभी ध्यान से देखते नहीं है, क्योंकि इतने सारे डॉक्यूमेंट होते हैं, वो बोलते हैं बेसिक फॉर्मेलिटी साइन करना है, अपन साइन कर देते हैं। उनमें से एक डॉक्यूमेंट इज ऑलवेज नॉन डिस्क्लोजर अग्रीमेंट। कई कंपनी साइन नहीं कराती है, अगर कराती है तो उसमें से डेफिनेटली एक अग्रीमेंट नॉन डिस्क्लोजर अग्रीमेंट होगा। व्हाट इज नॉन डिस्क्लोजर अग्रीमेंट, एम्प्लॉइज भी साइन करते हैं कि कंपनी से रिलेटेड कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन वो इतने पीरियड तक डिस्क्लोज नहीं करेंगे। इतने पीरियड तक मतलब जब तक कंपनी में है तब तक तो डिस्क्लोज करना ही नहीं है, कंपनी से निकलने के बाद भी आफ्टर स्टिल सम पीरियड ऑफ टाइम वो डिस्क्लोज नहीं कर सकते वो इन्फॉर्मेशन, राइट। तो ये सब चीजें अपने को चेक करनी है। सेक्सुअल हैरेसमेंट से रिलेटेड उनको प्रॉब्लम क्या है वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें अपने को चेक करनी है। चेक क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो इनको बेनिफिट्स एंड पॉक्स अभी मिल रहे हैं, वी हैव टू मेक श्योर कि उतने पॉक्स एंड बेनिफिट्स अपन मेंटेन कर पाए, क्योंकि नहीं करें एम्प्लॉइज से रिलेशन खराब होंगे, एम्प्लॉइज से रिलेशन खराब मतलब कंपनी की धज्जियां उड़नी ही है फॉर श्योर। दैट इज व्हाई वी कंडक्ट ह्यूमन रिसोर्स ड्यू डिलिजेंस। ये पॉइंट सबको याद हो जाएंगे। एक बार वापस देखते हैं, कंपनी में टोटल एम्प्लॉइज कितने काम कर रहे हैं, इन एम्प्लॉइज को सैलरी कितनी मिल रही है, लिख के देख ले रहे भाई। कंपनी में टोटल एम्प्लॉइज कितने काम कर रहे हैं, देन इन एम्प्लॉइज को सैलरी एंड बेनिफिट्स क्या क्या मिल रहे हैं, इन एम्प्लॉइज को रिलीफ कितनी मिल रही है, इन्होंने अगर कोई नॉन डिस्क्लोजर अग्रीमेंट साइन करा है और कोई कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस है वो सब, सेक्सुअल हैरेसमेंट से रिलेटेड इनको क्या क्या इश्यूज हो रहे हैं वो सब, है ना, वैकेंसीज कितनी है अभी, ये सब अपने को ह्यूमन रिसोर्स ड्यू डिलिजेंस में चेक करना है। नाउ इफ यू वांट यू कैन जस्ट कॉपी इट, और इफ यू वांट जस्ट गो थ्रू द पॉइंट्स फटाफट एंड देन अपन लोग नेक्स्ट ड्यू डिलिजेंस में बढ़ते हैं, ठीक है। जल्दी से कर लो। ఇప్పుడు లేబర్ లా जाता है कितने दिन से कौन छुट्टी पे है, कितने को आपने क्या क्या पैसा दिया है, कितनों का पैसा आपने मार रखा है, सबका रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट, जॉब डिस्क्रिप्शन, कौन सा लेबर क्या काम करता है, लेबर का एग्जैक्टली आपकी कंपनी में काम क्या है, मैन्युफैक्चर कर रहा है, बीडी रोल कर रहा है, सामान उठा के ऊपर से नीचे कर रहा है, एग्जैक्टली काम क्या है ये आपको पता होना चाहिए। अग्रीमेंट रिगार्डिंग टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कब
सी जब कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर आती है ना, अपन पूरा इसलिए अपन उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर। अपन पूरा कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं कि ये कंडीशन पे ये काम करेंगे, अगर इन्होंने ऐसा काम नहीं करा तो हम इनका अग्रीमेंट जो है वो टर्मिनेट कर देंगे। सो व्हाट आर दोस कंडीशंस, किस बेसिस पे आप अग्रीमेंट टर्मिनेट करते हो, ये सब चीजें अपने को चेक करनी है। सो लेबर लॉ से कंप्लायंस तो चेक करनी है, गोज विदाउट सेइंग। अपार्ट फ्रॉम दैट अपने को ये सारी चीजें चेक करनी है कि अगर कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर आई, कॉन्ट्रैक्ट क्या है, उसमें कोई चेंजेस तो नहीं हुए, कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स क्या है, कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स के हिसाब से कब आप लेबर को उठा के बाहर फेंक सकते हो, सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, लेबर का काम क्या है, लेबर को फैसिलिटीज क्या क्या मिल रहे हैं, एवरीथिंग, इन सब चीजों की नॉलेज अपने को होनी चाहिए। इज इट क्लियर? ఇప్పుడు ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్ ఆడిట్ కాదు, ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్ డ్యూ డెలిజెన్స్। मेजर कंपनी के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है उसको सिक्योर करने के लिए आप क्या क्या मेथड्स ले रहे हैं, क्या क्या मेथड्स लेते हो। आप लोगों को एक्सेस डिनाई करते हो, लिमिटेड लोगों को ही एक्सेस है, आप पासवर्ड प्रोटेक्ट करते हो, आप कंपनी में पॉलिसीज बनाते हो, प्रोसीजर्स बनाते हो, तो आपने क्या क्या मेजर्स लिए, क्या क्या स्टेप्स लिए कंपनी में इन्फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए। दूसरा, डेटा प्रोटेक्शन पॉलिसी, डेटा जो इन्फॉर्मेशन सिस्टम के अंदर स्टोर्ड है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। जरूरी नहीं है कि वो लीक ही हो जाएगा, बट व्हाट इफ किसी ने आपका सिस्टम डिस्ट्रॉय हो गया एंड वो डेटा उड़ गया, तो बैकअप प्लान क्या है भाई। अगर किसी ने सडनली आपका लैपटॉप हैक कर लिया, कंप्यूटर हैक कर लिया, तो आपकी हार्ड डिस्क सडनली डिस्ट्रॉय हो गई, हार्ड डिस्क में डेटा उड़ गया, तो आपके पास आपने क्या डेटा को सिक्योर करने के लिए उसका बैकअप बना के कुछ सोच रखा है कि ऐसा। सिस्टम डिजाइन, नेटवर्क एंड सिस्टम डिजाइन मतलब सिस्टम जहां पे इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है वो सिस्टम को कैसे मैनेज किया जा रहा है। अपन लोगों ने सब कुछ पढ़ा था कि इन्फॉर्मेशन सिस्टम कहां पे स्टोर्ड है, वायर्स प्रॉपर्ली है या नहीं है, देन उन सिस्टम को मैनेज कैसे किया जा रहा, उन सिस्टम्स जैसे आपस में कनेक्टेड है वो कैसे प्रॉपर्ली है या नहीं है, तो ये सब चीजें आप चेक करोगे। वायरलेस एंड रिमोट एक्सेस फैसिलिटी, कितने लोगों को ये चीज ध्यान से समझना, वायरलेस एंड रिमोट एक्सेस फैसिलिटी, जो सिस्टम स्टोर्ड है जिसमें इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है, वो इन्फॉर्मेशन कितनी तरीके से एक्सेसिबल है भाई। क्या वो इन्फॉर्मेशन आराम से कहीं पे भी बैठ के एक्सेसिबल है, या वो इन्फॉर्मेशन आप वहीं जाके एक्सेस कर सकते हो। तो ये फैसिलिटीज, इस तरीके की फैसिलिटीज कितनी प्रोवाइड करी गई है, कितनी अवेलेबल है, दैट वी हैव टू सी। ये फैसिलिटीज प्रोवाइड करना भी जरूरी है, हम ये नहीं बोल रहे कि फैसिलिटीज नहीं होनी चाहिए, बट ये फैसिलिटीज प्रोवाइड करते टाइम पे वी हैव टू टेक सम प्रिकॉशंस, राइट। तो ये सब अपने को चेक करना है। इसलिए इंसिडेंट मैनेजमेंट एंड डेटा रिकवरी ना, व्हाट आई एम सेइंग, आप 100% बढ़िया कंपनी हो, बहुत बढ़िया पॉलिसीज है, फिर भी आपको एक बैकअप बना के रखना है। ఇప్పుడు మనం చదివేది లీగల్ డ్యూ డెలిజెన్స్। లీగల్ డ్యూ డెలిజెన్స్ అంటే లీగల్ లాస్ అన్నీ ఫాలో అవుతున్నాయా లేదా అని చెక్ చేయడం అనుకుంటాం, కానీ అది కాదు। इनको अपन लोग बोलते हैं इंट्रा कॉर्पोरेट ट्रांजैक्शंस। इंट्रा मतलब अंदर ही अंदर, एंड अपन बोलते हैं इंट्रा कॉम्पिटिशन, इंटर कॉम्पिटिशन। तो ए और बी अगर दो कंपनी में कोई ट्रांजैक्शन हुआ है तो उसको अपन लोग बोलते हैं इंटर कॉर्पोरेट ट्रांजैक्शंस। तो लीगल ड्यू डिलिजेंस मतलब अपने को ये चेक करना है कि साल भर में कंपनी ने जो भी किया है, जैसे कि मीटिंग्स करी है, कंपनी ने मेमोरेंडम आर्टिकल बना रखे हैं, मेमोरेंडम आर्टिकल ऑलवेज गोज विदाउट सेइंग, ऑलवेज, है ना। सबसे पहले हमेशा मेमोरेंडम या आर्टिकल आएगा। उसके सिवाय कंपनी ने साल भर में जितनी मीटिंग करी है, मीटिंग के टाइम पे मीटिंग प्रॉपर्ली हुई है नहीं हुई, कैसे एग्जामिन करेंगे, माइन्यूट्स के थ्रू। हर मीटिंग के बाद माइन्यूट्स बनोगे, माइन्यूट्स के थ्रू वी कैन एग्जामिन की मीटिंग प्रॉपर्ली हुई है या नहीं हुई है। देन कंपनी ने जितने भी कॉन्ट्रैक्ट किए, अग्रीमेंट करे, किसी को लोन दिया है, कंपनी के अगेंस्ट अगर गवर्नमेंट ने कोई ऑर्डर दिया है, इन सब चीजों को आपको चेक करना, दैट इज लीगल ड्यू डिलिजेंस हियर। समझ में आया? दैट इज लीगल ड्यू डिलिजेंस हियर। क्लियर है? क्लियर है? चलो डायरेक्टली अपन लोग पॉइंट्स में आते हैं। सबसे पहला इज कॉपी ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन फॉर श्योर। सबसे पहली चीज अगर आप कोई भी चेक करते हो दैट इज एमओए एंड एओए, कंपनी के एमओए एंड एओए। एमओए बताता है कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, एओए बताता है कंपनी काम कैसे करती है। देन बोर्ड मीटिंग एंड एनुअल जनरल मीटिंग। अब बोर्ड मीटिंग या जनरल मीटिंग प्रॉपर्ली हुई है या नहीं हुई है, कैसे चेक करोगे? उनके माइन्यूट्स के थ्रू। तो आप बोर्ड मीटिंग के माइन्यूट्स प्लस जो भी मीटिंग हुई है, जो भी मीटिंग एज एन एनुअल जनरल मीटिंग हुई है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग हुई है, सबके माइन्यूट्स के थ्रू यू विल ट्राई एंड चेक। Copy of share certificate issued to key managerial personnel. Copy of all guarantees to which a company is a party. Now this is what I was talking about. कंपनी ने साल भर में किसी को कोई गारंटी दी है, किसी को कोई विश्वास दिलाया कि मैं तेरा इतना पैसा भरूंगा, कोई अग्रीमेंट साइन करा है, व्हाटएवर इट इज, ये सारे अग्रीमेंट आप साल भर के चेक करोगे। एटलीस्ट 3 साल तक के अपन लोग चेक करते हैं। यहाँ पे साल भर की बात हो रही है, बट एटलीस्ट 3 साल के अपन चेक करते हैं, क्योंकि अपन 3 साल मतलब हाल फिलहाल में ऐसा हुआ है तो ये हमें पता होना चाहिए, क्योंकि इसका इंपैक्ट अभी हमारे ऊपर आ सकता है। देन ऑल मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट मतलब साल भर में जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुए, कंपनी के अंदर ही अंदर बाहर जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुए, एनी काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सब अपने को चेक करना है। कॉपीज ऑफ ऑल लोन अग्रीमेंट्स, बैंक फाइनेंसिंग अग्रीमेंट्स, लाइन ऑफ क्रेडिट टू विच कंपनी पार्टी। अगर आपने बैंक से लोन लिया है, आपने किसी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया है, आपने किसी और से लोन लिया है, उससे रिलेटेड जो भी अग्रीमेंट्स है वो अपन लोग चेक करेंगे। स्टेटस ऑफ द ऑर्डर इशूड बाय द वेरियस रेगुलेटर्स एंड कोर्ट्स। अगर कोर्ट ने अथॉरिटीज ने आपके अगेंस्ट कोई ऑर्डर इशू करा है वो अपन लोग चेक करेंगे, एंड आपके अगेंस्ट कोई सूट पेंडिंग है या नहीं है वो अपन लोग चेक करेंगे। सो दैट इज लीगल ड्यू डिलिजेंस। नाउ कई बच्चे आराम से ही करना है, ठीक है। लीगल ड्यू डिलिजेंस मतलब इंटर या इंट्रा कॉर्पोरेट ट्रांजैक्शन जितने हुए हैं वो ट्रांजैक्शन के टाइम पे आपने सारे रिलेटेड लॉज से कंप्लाई करा है नहीं करा है, जितने कॉन्ट्रैक्ट, जितने अग्रीमेंट, जितने भी सैंक्शन साइन हुए उनको साइन करते टाइम पे क्या आपने रिक्वायर्ड लॉ को ध्यान रखा है नहीं रखा, ये चेक करना है। दैट इज वाई अपन लोग कॉन्ट्रैक्ट का कॉपी, अग्रीमेंट की कॉपी, इन सबकी कॉपी ले लेके चेक कर रहे हैं कि आपने सब कुछ कंप्लाई किया है या नहीं किया। ఇప్పుడు కాంపిటీషన్ యాక్ట్ ది परचेज अग्रीमेंट, इन गुड्स को आपने प्रोड्यूस किया फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए, प्रोडक्शन अग्रीमेंट, देन आपने इन गुड्स को सप्लाई करने के लिए भेजा, सप्लाई अग्रीमेंट, ठीक है। देन आपने सप्लाई करने के लिए भेजा, अभी सप्लाई किस किस को होगा? कस्टमर्स को,
सेलर्स को, डीलर्स को, तो आप इन सब के साथ एक अग्रीमेंट करोगे, अनदर अग्रीमेंट। आप एज आई सेड भाई, कभी कभार सेलर्स जो होते हैं वो कहते हैं नहीं नहीं हम आपके साथ इतने साल से ले रहे हैं, कुछ तो लॉयल्टी दिखाओ, कंसेशन दिखाओ, तो भाई इनको कंसेशन भी देना पड़ता है। अनदर अग्रीमेंट इज कंसेशन अग्रीमेंट। एंड लास्ट वन, सारे जितने भी मान लो जितने भी लोग साबुन वाली कंपनी है, सबका साबुन का प्राइस आसपास ही होता है, किसी का 20, किसी का 30, किसी का 35, किसी का 18, किसी का 15, है ना, सब आसपास होता है। ऐसा कोई नहीं होता कोई एकदम ही 2 रुपए का साबुन बेच रहा है, ऐसा कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। क्यों? क्योंकि सब लोग मिलकर एक अग्रीमेंट पे आए हैं कि भाई इतने ही प्राइस के अराउंड पे बेचेंगे। तो अगर ऐसा कोई अग्रीमेंट है तो वो कॉम्पिटिटर्स के साथ अग्रीमेंट। ఫస్ట్ యాంటీ కాంపిటేటివ్ అగ్రిమెంట్స్ చెక్ చేయాలి. సెకండ్, ఇప్పుడు చెప్పిన దాంట్లో పర్చేస్ అగ్రిమెంట్. నెక్స్ట్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తాము, దాన్ని సేల్ చేస్తాము, తెలిసిన వాళ్ళకి కన్సెషన్ ఇస్తాము. సో ఆ అగ్రిమెంట్స్ అన్నీ చెక్ చేస్తాము. अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन। मोनोपोली एंजॉय करती है तो घंटा अब्यूज करेगी अपनी डोमिनेंट पोजीशन को। तो क्या कंपनी मोनोपोली एंजॉय करती है? देन मोनोपोली इज ऑलवेज कंसीडर्ड इन अ रेलेवेंट मार्केट, है ना। अब भाई हम कपड़े की दुकान इंडस्ट्री में है, आप किताबों की इंडस्ट्री में हो, आपस में कोई लेना देना है क्या? नहीं। एंड आप बोल रहे हैं कि नहीं नहीं ये एंटी कॉम्पिटिशन है, ये एंटी कॉम्पिटिशन है, ये अपनी पावर को अब्यूज कर रहे हैं, लेना देना ही नहीं है भाई। किताबों वालों का किताबों की इंडस्ट्री में कॉम्पिटिशन चलेगा, कपड़ों वालों का कपड़ों की इंडस्ट्री में कॉम्पिटिशन चलेगा। दिस इज एब्सोल्युटली डिफरेंट, राइट। तो मोनोपोली तो है पर कौन से मार्केट में है? सो रेलेवेंट मार्केट, है ना। एंड देन क्या इन्होंने अपनी मोनोपोली को अब्यूज किया, बेसिक चीज चेक करनी है। क्या कंपनी की मोनोपोली है? मोनोपोली है तो कौन से मार्केट में, किस सेक्टर में मोनोपोली एंजॉय करते हैं, एंड क्या उन्होंने अपनी मोनोपोली को अब्यूज किया है। सिंपल। तीसरा आता है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन होने के बाद इनका मार्केट में शेयर या वैल्यू कितनी है? हो सकता है कॉम्बिनेशन होने के बाद दे माइट स्टार्ट एंजॉयिंग अ मोनोपोली, दे माइट स्टार्ट एंजॉयिंग अ डोमिनेंट पोजीशन, है ना। हो सकता है पहले दोनों लोग अपने अपने में थे, लेकिन अब सिंस उन्होंने कंबाइन कर लिया, जियो और एयरटेल अगर कंबाइन हो जाए तो मोनोपोली एंजॉय करेंगे और तो कोई बचता ही नहीं है फिर, है ना। तो पहले तो अलग अलग थे, ठीक है, अब अगर वो कंबाइन हो गए, अब उनका मार्केट में शेयर क्या है, उनका असेट कितना है, दोनों का मिला के असेट कितना है, उनका टर्नओवर कितना है। अगर कॉम्बिनेशन ऐसा है कि आपको कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया को नोटिफाई करना है, सी कॉम्बिनेशन में प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर कॉम्बिनेशन थ्रेशोल्ड के ऊपर है तो आपको कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया को इन्फॉर्म करना पड़ता है। तो क्या आपने कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया को इन्फॉर्म किया? ये बेसिक चीजें अपने को चेक करनी है। क्लियर हो गई बात? ఫస్ట్ నాన్ డిస్క్లోజర్ అగ్రిమెంట్ పెట్టాలంటే ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది సెన్సిటివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అయి ఉండాలి. అంటే ఫస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్నే నువ్వు విడగొట్టు, ఏది సెన్సిటివ్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఏది సెన్సిటివ్ इन्फॉर्मेशन కాదు అనేది. नॉन डिस्क्लोजर अग्रीमेंट का तो अपन ये देख लेते हैं। सबसे पहले टू प्रोटेक्ट सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, भाई जैसे आप नॉन डिस्क्लोजर अग्रीमेंट साइन करते हो, दोनों पार्टीज अग्री कर जाती हैं कि हम इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करेंगे, तो क्या हो गया, इन्फॉर्मेशन की जो कॉन्फिडेंशियलिटी वो मेंटेन होगी। नंबर 1 अपने को मालूम है, ये तो अपन बहुत दिनों से पढ़ के आ रहे हैं। दूसरा, इट एक्सप्रेसली हाइलाइट्स व्हाट इन्फॉर्मेशन इज सेंसिटिव एंड प्राइवेट। कौन सी इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है? कई लोग क्या कहते हैं ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट थी, शिट यार इन्फॉर्मेशन लीक नहीं होगी। तीसरा एंड सबसे नया पॉइंट जो एक्चुअली हम डिस्कस करना चाहते थे, एंड द बिगेस्ट रीजन व्हाई कल हमने आईपी इन केस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजी। अब मान लो दो कंपनी आपस में अग्री कर रहे हैं, दो कंपनी आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि साथ में मिलकर हम कुछ बनाएंगे। मान लो ये कंपनी है, ये भाई साहब It protects the patent rights and technology some rights. डिस्क्लोजर अग्रीमेंट में दो चीजें होती हैं। पहला इस क्लासिफिकेशन क्या, कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल है, कौन सी इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल नहीं है, कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन की कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना है, कौन सी इन्फॉर्मेशन सेंसिटिव है। सबसे पहला क्लासिफिकेशन ये होगा। एंड दूसरा इज ऑब्लिगेशन क्या है कि आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन की कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना है, आप लीक नहीं कर सकते। तो दो चीजें हर नॉन डिस्क्लोजर अग्रीमेंट में होती है। एक सेकंड, अग्रीमेंट में स्पेसिफाइड होता है। यहां तक किसी को कोई भी डाउट है? టైం పీరియడ్ ఒక టైం పీరియడ్ వరకు డిస్క్లోజ్ చేయకూడదు. कोई भी डाउट? इसके बाद अपन पुराने वाले टॉपिक्स करेंगे एंड देन वी आर डन विद दिस चैप्टर। ये चैप्टर अपना हो जाएगा उसके बाद समाप्त, ठीक है। चलो फटाफट से हम पेज नंबर बता दें, फटाफट से आ जाओ। Offenses relating to perjury. Come down to page number 9.29. Page number 9.29. Once you are there, please थोड़ा सा कष्ट करना एक thumbs up देने का। There. परफेक्ट। अच्छा, अब एकदम बेसिक्स अपने को पढ़ना है। देयर इज अ रीजन कि लास्ट लेक्चर में हमने पर्जुरी नहीं पढ़ाया था, क्योंकि बहुत बेसिक्स अपने को पढ़ना है और आपको डाउट्स आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है। सबसे पहली बात अपने को समझना पड़ेगा पर्जुरी क्या है। उससे पहले कुछ सेक्शन समझने पड़ेंगे, देन विल कम डाउन टू दिस सेक्शन। सबसे पहले आप बताओ, क्या आप लोगों ने पर्जुरी का मतलब सुना है, क्या होता है? कभी आप लोगों ने सुना है ये वर्ड पर्जुरी के बारे में? कभी किसी रेफरेंस में सुना है पर्जुरी क्या होता है? व्हाट एग्जैक्टली पर्जुरी? किसी ने भी एक चलते फिलते रेफरेंस में सुना है क्या पर्जुरी क्या होता है? नहीं, ये वर्ड हमने कभी क्लास में यूज नहीं किया है। गोइंग बैक ऑन अर्लियर मेड स्टेटमेंट इन कोर्ट। एक्चुअली सी पर्जरी का मतलब अभी अपन जिस सेंस में पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे पर्जरी का मतलब क्या है, कोर्ट में कई बार क्या होता है ना, लोग एविडेंस बना के जाली डॉक्यूमेंट लोग कोर्ट में सबमिट करते हैं। डू यू नो दैट?
कई बार ट्रायल के टाइम पे जाली एविडेंस, जाली डॉक्यूमेंट बना के कोर्ट में सबमिट किए जाते हैं, दैट इज एन ऑफेंस, दैट इज एन ऑफेंस। जब आप जाली डॉक्यूमेंट कोर्ट में सबमिट करते हो दैट इज एन ऑफेंस एंड दैट इज इंक्लूडेड इन पर्जरी, दैट इज इंक्लूडेड इन पर्जरी। इस सेंस में अपन लोग इसको पढ़ने वाले हैं ना, ये सेंस में अपन लोग ये बैकग्राउंड बना के अपन लोग इस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं कि कोर्ट की प्रोसीडिंग में नंबर ऑफ टाइम्स लोग जाली डॉक्यूमेंट देते हैं, तो जाली डॉक्यूमेंट जब आप सबमिट करते हो उसके लिए क्या प्रोसीजर होता है वो अपन लोग सेक्शन 195 एंड सेक्शन 340 के रेफरेंस में पढ़ने वाले हैं। सेक्शन 195 एंड सेक्शन 340 ऑफ सीआरपीसी अपन लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। कौन कौन सेक्शन? सेक्शन 195 एंड सेक्शन 340। अच्छा, इन दोनों सेक्शंस को पढ़ने से पहले आई टेल यू व्हाट सेक्शन 195 और व्हाट सेक्शन 340 इज। फर्स्टली वी हैव टू अंडरस्टैंड सेक्शन 190, सेक्शन 190 ऑफ सीआरपीसी। सेक्शन 190 ऑफ सीआरपीसी क्या बोलता है, ध्यान से समझना। अच्छा, जस्ट वन इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट दैट आई हैव टू मेक। जून 21 के लिए अगेन दे हैव एडेड फ्यू सप्लीमेंट्स, राइट? जून 21 के लिए अगेन दे हैव एडेड फ्यू सप्लीमेंट्स, राइट? सो वी माइट बी कमिंग लाइव, आई विल बी कमिंग लाइव ऑन यूट्यूब वेरी 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 सून। तो आपके अमेंडमेंट्स वहां पे कवर हो जाएंगे। जस्ट मेक श्योर दैट यू अटेंड दैट सेशन, है ना। ये छोटा सा अनाउंसमेंट करना था। दिसंबर वाले बच्चे जिन्होंने ये लेक्चर लिया है, डोंट वरी अबाउट इट, वो वीडियो आपके इस पे अपलोड हो जाएगा, आपको तो सप्लीमेंट से जाना है एंड कोई भी दिक्कत नहीं है। जब तक हम हैं तब तक तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। राइट फ्रॉम हेयर टिल दिसंबर जितने भी अमेंडमेंट्स आएंगे उतनी बार हम लाइव आएंगे, उतनी बार अनाउंस करेंगे। आपसे दरखास्त सिर्फ इतनी है कि अकेडमी का यूट्यूब चैनल और अकेडमी का इंस्टा चैनल उसको फॉलो करते रहना। नॉट बिकॉज हम अपने फॉलोअर बनाने उसके लिए हमें पैसे नहीं मिलते, बट क्योंकि अगर आप फॉलो करते हो तो आपको अपडेट मिल जाता है। तो आपके लिए अभी जून वालों के लिए मैराथन आएगा, वो भी आएगा, उसके लिए भी आपको अपडेट रखना है एंड दिसंबर वालों के लिए भी मैराथन आएगा प्लस आपके अटेम्प्ट के पहले। अच्छा, येस्टरडे ओनली आई गॉट टू नो कि लोग ऐसा सोचते हैं मार्च तक जो अमेंडमेंट्स हैं वो दिसंबर तक एप्लीकेबल है। वेल, दैट्स नॉट ट्रू। एक दिन पहले भी जो अमेंडमेंट आया है ना, एक दिन पहले एज एन मान लो 3 दिसंबर को कोई अमेंडमेंट इंस्टीट्यूट ने निकाला है, वो अमेंडमेंट वो भी आपके पेपर में आने के चांसेस हैं। तो एंड तक हम आपके साथ हैं, आप टेंशन मत लेना, एकदम भी भड़बड़ाना मत। एंड तक दिसंबर तक भी जो अमेंडमेंट्स आएंगे वो सारे अमेंडमेंट्स विल बी अपलोडेड, सारे अमेंडमेंट्स विल बी कवर्ड। ठीक है, करना क्या है, अपनी स्ट्रेटेजी क्या है, जितने लेक्चर्स आपको दिए जा रहे हैं वो देखते जाओ, बीच बीच में जो अनाउंसमेंट आके हम एडिशनल आते जाएंगे वो सुनते जाओ एंड यू आर डन, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और बहुत सिंपल, जून वालों बहुत सिंपल सप्लीमेंट्स है, कोई दिक्कत नहीं है। आई विल बी कमिंग विद इट वेरी वेरी सून। ठीक, बहुत सिंपल है। अभी जिस तरीके से अमेंडमेंट्स उन्होंने दिसंबर में डाले थे ना, जो जून के लिए एप्लीकेबल है, उतने भयंकर अमेंडमेंट्स नहीं है, तो तुम टेंशन मत लो। ठीक है, क्या रोने की क्या बात है, बोल रहे ना हम है। एक भी बात तुमको बीच में छोड़ा है हमने कि नहीं बेटा अपने आप कर लो, एक भी पॉइंट पे भी हमने बोला है अपने आप कर लो। डोंट वरी, आई एम देयर फॉर यू। भाई एक दिन पहले तक भी अगर कोई अमेंडमेंट आया ना, उसके लिए ऑल्सो आई कम लाइव ऑन यूट्यूब, भले मैं अपने फोन से आना पड़े, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। दुनिया किसी भी कोने में होंगे, इट्स गुड, सब कुछ लाइव वर्चुअल हो गया है ना अभी, इट्स गुड। हम किसी भी कोने में होंगे ना, हम आराम से आप लोगों से आकर मिल सकते हैं। सो डोंट वरी, आई विल मेक श्योर कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, तुम पास अच्छे से हो गए, बस जितनी मेहनत करने को बोल रहे हैं उतनी कर लो बस। ठीक है, टेंशन मत लो। इससे पहले तुम लोग पैनिक करना चालू करते हैं, इसलिए मैंने खुद ही अनाउंस कर दिया कि सप्लीमेंट्स आ गए हैं, आरसीडी के भी एंड डीडी के भी, एंड आई विल कम लाइव ऑन यूट्यूब फॉर दैट। दैट इज एब्सोल्युटली फ्री, तुमको यूट्यूब पे कोई पैसा नहीं भरना पड़ता है, तो उसके लिए अपन लोग यूट्यूब पे आएंगे। ठीक है, बस तारीफ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब आ जाइए ना, अब अपन बात करते हैं सेक्शन 190 ऑफ सीआरपीसी। हमने क्या बोला, सेक्शन 195 एंड 340 समझने से पहले अपन को 190 ऑफ सीआरपीसी समझना जरूरी है। 190 ऑफ सीआरपीसी क्या बात करता है, 190 सीआरपीसी बात करता है अबाउट कॉग्निजेंस। मैजिस्ट्रेट किसी भी केस का कॉग्निजेंस कैसे लेता है, वो 190 ऑफ सीआरपीसी में दिया है। मैजिस्ट्रेट किसी भी केस का कॉग्निजेंस कैसे लेता है, ये 190 ऑफ सीआरपीसी में दिया है। किस तरीके से लेता है मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस, आराम से देखना। अपन लोगों ने ये बात पहले पढ़ी है कि मैजिस्ट्रेट किसी भी चीज का कॉग्निजेंस कैसे लेता है। कॉग्निजेंस मतलब कब मैजिस्ट्रेट के पास वो केस जाता है, कैसे वो मैजिस्ट्रेट के पास केस उसके हाथ में आता है। सबसे पहला पुलिस रिपोर्ट के बेसिस पे, है ना। आप सबसे पहले एक एफआईआर फाइल करते हो, पुलिस जो है वो रिपोर्ट बना के मैजिस्ट्रेट को सबमिट करती है, देन मैजिस्ट्रेट टेक्स ओवर। तो या तो पुलिस रिपोर्ट के फॉर्म में मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेता है। कई बार पुलिस एफआईआर फाइल करने से मना कर देती है, राइट, कई बार पुलिस एफआईआर फाइल करने से मना कर देती है, तो अपन लोग डायरेक्टली मैजिस्ट्रेट के पास जाके कंप्लेंट फाइल करते हैं। दैट इज कॉल्ड एज प्राइवेट कंप्लेंट, दैट इज कॉल्ड एज प्राइवेट कंप्लेंट। तो प्राइवेट कंप्लेंट के फॉर्म में मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ले सकता है, या फिर थर्ड पार्टी कंप्लेंट। कई बार क्या होता है, अभी थर्ड पार्टी कंप्लेंट आराम से सुनना। मान लो दो लोग यहाँ पे लड़ रहे हैं, लड़ते लड़ते हम दूर से देख रहे थे, लड़ते लड़ते एक जन ने दूसरे का मर्डर कर दिया, है ना। हमने इसके अगेंस्ट जाके कंप्लेन करी, हमारा मर्डर हुआ क्या नहीं, हमारे रिश्तेदार का हुआ क्या नहीं। सिंस क्राइम इज अगेंस्ट दी सोसाइटी, क्राइम पूरी सोसाइटी के अगेंस्ट है, तो कोई भी उस क्राइम के अगेंस्ट जाके कंप्लेन फाइल कर सकता है। दैट इज थर्ड पार्टी कंप्लेन। तो ये 3 तरीके से मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ले सकता है। ये अपन लोग इस पेज पे क्लियर है, ये पेज पे अपन लोग क्लियर है, ये टॉपिक पे अपन लोग क्लियर है कि मैजिस्ट्रेट के पास केस जाता कैसे है। देखो, अगर कभी भी किसी ने आपसे ये सब क्वेश्चन पूछे प्रैक्टिकल लाइफ में, अपनी बेइज्जती मत कराना यार, क्योंकि तुम हमारे स्टूडेंट हो, है ना। मतलब लॉ करके हम तुम्हें अगर ये नहीं समझा पाए तो हमें खुद ही अपने ऊपर धज्जियां उड़ानी चाहिए अपनी, है ना। तो ये मत करना प्लीज। आप एंड श्रुति लड़ रहे हैं एंड मैंने कंप्लेंट करी, है ना। श्रुति ने हमारा मर्डर किया, तुमने श्रुति के अगेंस्ट कंप्लेंट करी, वेरी गुड फैंटास्टिक। चलो, तो ये हो गया सेक्शन 190 सिंपल बात बताता है कि मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस कैसे लेता है। अब आराम समझना। लेकिन 195 मैजिस्ट्रेट की इस पावर पे रिस्ट्रिक्शन लगाता है। 195 मैजिस्ट्रेट की इस पावर पे रिस्ट्रिक्शन लगाता है। रिस्ट्रिक्शन लगाता है का मतलब क्या हो गया,
कुछ केसेस में 195 कुछ केसेस बोलता है जिसमें मैजिस्ट्रेट 190 के अंदर जो पार दी गई है उसको एक्सरसाइज नहीं कर सकता। अगेन वापस सुनना, सेक्शन 195 के अंदर कुछ ऑफेंसेस प्रोवाइडेड है, सेक्शन 195 के अंदर कुछ ऑफेंसेस प्रोवाइडेड है एंड सेक्शन 195 के अकॉर्डिंग इन ऑफेंसेस के लिए, जो सेक्शन 195 के अंदर है, इन ऑफेंसेस के लिए मैजिस्ट्रेट डायरेक्टली कॉग्निजेंस नहीं ले सकता। इन ऑफेंसेस में, इन 195 के ऑफेंसेस में 190 अप्लाई ही नहीं होता। मतलब सेक्शन 195 के अंदर जितने भी ऑफेंसेस दिए हुए हैं उनके ऊपर ये पूरी प्रोविजन अप्लाई नहीं होती। मतलब आप डायरेक्टली मैजिस्ट्रेट के पास कंप्लेंट फाइल नहीं कर सकते, आप पुलिस रिपोर्ट के थ्रू भी कंप्लेंट फाइल नहीं कर सकते, आप मैजिस्ट्रेट के पास डायरेक्टली कंप्लेंट फाइल नहीं कर सकते। हर मैटर में मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ले सकता है, पर सेक्शन 195 के अंदर कुछ मैटर ऐसे दिए हुए हैं जिसके में मैजिस्ट्रेट डायरेक्टली कॉग्निजेंस नहीं लेता। डायरेक्टली मतलब आप डायरेक्टली जाके कंप्लेंट फाइल करो या पुलिस के पास कंप्लेंट फाइल करो, इस तरीके से मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस नहीं लेता। देयर इज होल लॉट ऑफ डिफरेंट प्रोसीजर, एक अलग ही प्रोसीजर है जो 195 वाले केसेस में अप्लाई होता है। सेक्शन 195 के अंदर जो ऑफेंसेस है ना, उनके लिए अलग से ही प्रोसीजर है कि मैजिस्ट्रेट के पास केस कैसे जाएगा। दैट इज इन सेक्शन 340। सेक्शन 340 बताता है, सेक्शन 340 प्रोसीजर बताता है कि सेक्शन 195 के अंदर जो ऑफेंसेस है उनका प्रोसीजर कैसे होना चाहिए, किस तरीके से वो मैजिस्ट्रेट के पास जाएंगे, क्योंकि मैजिस्ट्रेट उनका डायरेक्ट कॉग्निजेंस नहीं लेता, ना पुलिस रिपोर्ट के थ्रू, ना कंप्लेंट के थ्रू, ना थर्ड पार्टी कंप्लेंट के थ्रू। ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आई? ये किसी को नोट डाउन करना है? किसी को नोट डाउन करना है? फटाफट से कर लो। कर लिया ना। अब ये 195 में जो अपन ऑफेंसेस की बात कर रही है, ऑफेंसेस है कौन से? दीज आर ऑफेंसेस रिलेटिंग टू पर्जरी, जो टॉपिक अपन लोग आज पढ़ने वाले हैं, ऑफेंसेस रिलेटिंग टू पर्जरी। इसलिए आप देखना, जब ये टॉपिक शुरू हुआ है सबसे पहला सेक्शन जो लिखा हुआ है सेक्शन 190, क्योंकि उन्होंने क्या बोला, सेक्शन 190 के हिसाब से मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ले सकता है, पर 195 के हिसाब से 195 के अंदर जो ऑफेंसेस है उन केसेस में स्पेसिफिकली मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस नहीं ले सकता। हर मैटर का कॉग्निजेंस मैजिस्ट्रेट ले सकता है, पर 195 के अंदर जो ऑफेंसेस है उन ऑफेंसेस के लिए मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस नहीं ले सकता। दैट इज ट्रू, नहीं ले सकता। तो उन केसेस में मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस कैसे लेगा? दैट प्रोसीजर हैज बीन स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 340। अब समझ में आ गई यहां तक बात? ये बात समझ में आ गई? अपने को मेन पढ़ना क्या है? अपने को पढ़ना है यहाँ पे ये प्रोसीजर अपने को यहाँ पे पढ़ना है कि ये प्रोसीजर होता कैसे है। 195 वाले जो ऑफेंसेस है उनका प्रोसीजर क्या है, ये अपने को यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, अब देखो क्या है। सबसे पहले ये ऑफेंसेस है कौन से? मान लो कोर्ट में प्रोसीडिंग चल रही है, कोर्ट में प्रोसीडिंग चल रही है, प्रोसिक्यूशन ने अपना एविडेंस रखा, डिफेंस ने अपना एविडेंस रखा, प्रोसिक्यूशन ने अपना एविडेंस रखा, डिफेंस ने फिर अपना एविडेंस रखा, प्रोसिक्यूशन ने फिर अपना एविडेंस रखा। अब डिफेंस के पास इसके अगेंस्ट कोई भी एविडेंस नहीं है, प्रोसिक्यूशन ने ये जो एविडेंस रखा, डिफेंस के पास इसके अगेंस्ट कोई भी एविडेंस नहीं है, डिफेंस ने एक जाली एविडेंस बना के कोर्ट में दिया। ठीक है, प्रोसिक्यूशन को समझ में आ गया कि दिस एविडेंस इज फेक, प्रोसिक्यूशन को समझ में आया दिस एविडेंस इज फेक, इट इज एन ऑफेंस। अगर आप कोई फेक डॉक्यूमेंट कोर्ट में लाते हो, इट इज एन ऑफेंस। ठीक है, तो ऑफेंस के लिए अब आप ऑब्वियसली डिफेंस के अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल करोगे कि ये गलत है भाई, प्रोसीडिंग के टाइम पे ये जाली डॉक्यूमेंट लेके आ रहे हैं, इट इज एन ऑफेंस। इंसान इस चीज के लिए जेल में भी जा सकता है, इस चीज के लिए जेल में भी जा सकता है, एंड इट इज अ वैलिड प्रूफ। मतलब आपकी आधी बात वहां पे प्रूव हो जाती है अगर जाली डॉक्यूमेंट लाता है कि हम जो बोल रहे हैं वो सही है, क्योंकि अगर इनके पास सबूत होता तो इनको जाली डॉक्यूमेंट लाने की जरूरत नहीं थी। सो इट इज एन ऑफेंस। आप उसके लिए कंप्लेंट फाइल करोगे, हाँ या ना भाई? कोई ऑफेंस है, आप उसके लिए कंप्लेंट फाइल करते हो, यस और नो? यस, राइट। तो अब आप सेटिंग समझो, सेटिंग क्या है अपनी? अभी अपन किस सेटिंग में पढ़ रहे हैं? ट्रायल चल रहा है, प्रोसिक्यूशन ने एविडेंस रखा, डिफेंस ने जाली एविडेंस रखा, मर्चेंट बैंकर, एस्क्रो अकाउंट एंड एक ऑथराइजेशन लेटर। इसके बाद 3 अंडरटेकिंग लिए अपन लोगों ने। अगेन पहली, आप सब डिस्क्लोजर वगैरह आपने टाइम से किए हैं, लिस्टिंग एग्रीमेंट आप कंप्लाई कर रहे हैं, आपकी कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उन्होंने उनको किसी भी तरीके से सेबी में या कोई भी बोर्ड ने या कोई अथॉरिटी ने बार नहीं कर रखा है सिक्योरिटी मार्केट में डील करने से। ये बात समझ में आ गई? यहां तक बात समझ में आई सबको? ఆథరైజేషన్ లెటర్ టు టార్గెట్ కంపెనీ ఏంటంటే ఈ ఎస్క్రో అకౌంట్లో అమౌంట్ ఏదైతే ఉందో అది మీకే చెందుద్ది అని చెప్పి టార్గెట్ కంపెనీకి చెప్పడం. ఇది కాకుండా 3 డిక్లరేషన్స్ తీసుకోవాలి టార్గెట్ కంపెనీ నుంచి. సో ఏంటవి? पहली चीज अपन ने क्या करी? 3 काम, मर्चेंट बैंकर, एस्क्रो अकाउंट एंड एक ऑथराइजेशन लेटर। इसके बाद 3 अंडरटेकिंग लिए अपन लोगों ने। अगेन पहली, आप सब डिस्क्लोजर वगैरह आपने टाइम से किए हैं, लिस्टिंग एग्रीमेंट आप कंप्लाई कर रहे हैं, आपकी कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उन्होंने उनको किसी भी तरीके से सेबी में या कोई भी बोर्ड ने या कोई भी अथॉरिटी ने बार नहीं कर रखा है सिक्योरिटी मार्केट में डील करने से। ये बात समझ में आ गई? यहां तक बात समझ में आई सबको? టేక్ ఓవర్లో మనం ప్రొసీజర్ గురించి చదివాము. పబ్లిక్ స్టేట్మెంట్ ఎప్పుడు ఇస్తారు, డీటెయిల్ పబ్లిక్ స్టేట్మెంట్ ఎప్పుడు ఇస్తారు, ప్రతి స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్కి ఇవ్వాలి, వేరెవర్ సచ్ కంపెనీస్ లిస్టెడ్, నెక్స్ట్ టెండరింగ్ పీరియడ్, వాటన్నిటి గురించి రాస్తాం, మనం ప్రాసెస్ రాస్తాం.
చెక్ లిస్ట్లో కూడా. ऑल अबाउट दिस प्रोसीजर. सबसे पहला आप क्या चेक करोगे कि ओपन ऑफर ट्रिगर हुआ है. नंबर 1. अगर ट्रिगर हुआ है तो सबसे नंबर 2 क्या मर्चेंट बैंकर अपॉइंट हुआ है. नंबर 3 एस्क्रो अकाउंट खुला है. नंबर 4 ऑथराइजेशन लेटर. नंबर 5, 6, 7 आपने अंडरटेकिंग लिया है. देन 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15 पॉइंट्स अपन लोगों ने याद कर लिए. आपको बुक देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. अपने अंदर मेंटालिटी क्या बन जाती है, ड्यू डिलिजेंस है, चेकलिस्ट पूछेगा, ये पूछेगा, वो पूछेगा, अलग स्क्रीनशॉट बना सकता है. एंड ट्रस्ट मी, अगर 8 मार्क्स की क्वेश्चन नहीं आ गया, शुरू से शुरू करके एंड तक आपको सब लिखना है. एस्क्रो अकाउंट कब खुलता है, एस्क्रो अकाउंट में क्या होता है, कितना पैसा डलता है, क्यों डलता है, एस्क्रो अकाउंट में किस किस तरीके से पैसा डल सकता है जो अपन सीख रहे हैं, एंड एस्क्रो अकाउंट में पैसा निकाला कैसे जाता है. एक चीज आपको सीखना पड़ेगा. नेक्स्ट अपन डालते हैं, सीखते हैं कि एस्क्रो अकाउंट में पैसा जाता कैसे है. ना एस्क्रो अकाउंट में पैसा 3 तरीके से जा सकता है. सबसे पहला इस कैश के फॉर्म में, आप कैश के फॉर्म में डाल सकते हैं या बैंक गारंटी के फॉर्म में. कई बार अपने पास पैसा नहीं होता तो अपन बैंक से एक गारंटी ले लेते हैं. बैंक कोई गारंटी इशू करा देते हैं. किसके नाम पे, मर्चेंट बैंकर के नाम पे. मर्चेंट बैंकर के नाम पे तो बैंक जितना पैसा आप बोलोगे बैंक उतना पैसा दे देती है, बट उसके लिए आपको बैंक को गारंटी देना पड़ता है. एंड तीसरा आता है सिक्योरिटीज. अगर आपके पास पैसा नहीं है तो जो सिक्योरिटीज आपकी मार्केट में ट्रेडेबल सिक्योरिटीज है वो सिक्योरिटीज आप अकाउंट में डालते हो. एंड जब भी पैसे की जरूरत है जिस सिक्योरिटी को बेच के जो पैसा आएगा वो आप अकाउंट में डाल सकते हो. बट इस सिक्योरिटी के लिए भी देयर आर कंडीशन जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो पहले अपन कैश सुन लेते हैं. अब अगर आप कैश फॉर्म में डाल रहे हैं, बैंक गारंटी दे रहे हैं, आप सिक्योरिटीज फॉर्म में डाल रहे हैं, सबके लिए अपनी अपनी कंडीशन है. जैसे कि अगर आप कैश फॉर्म में डाल रहे हो तो मर्चेंट बैंकर को आप ऑथराइज करते हो. मर्चेंट बैंकर को आप ऑथराइज करते हो जहां पे भी उसको चेक या डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू पेमेंट करना पड़े, या अगर उसको चेक डिमांड ड्राफ्ट इशू करना पड़े तो वो कर सकता है. इसके लिए आप उसको ऑथराइज करते हो. क्यों डिमांड ड्राफ्ट क्यों इशू करना पड़ेगा, पेमेंट करने के लिए. तो अगर उसको ये कैश जो आपने अकाउंट में डाला है ये देने के लिए अगर उसको डिमांड ड्राफ्ट इशू करना पड़ रहा है तो मर्चेंट बैंकर के पास अथॉरिटी होगी. दूसरा, अगर आप बैंक गारंटी के फॉर्म में जाते हो तो ये गारंटी मर्चेंट बैंकर के फेवर में रहेगी. एंड जिस दिन आपने मान लो आपने इस दिन पे आपने सारा पैसा दे दिया, ठीक है, दिस वाज द लास्ट जिस दिन आपको पैसा देना था, 30 डेज तक ये बैंक गारंटी कहीं नहीं जाती. 30 दिन तक, इस दिन के बाद भी 30 डेज तक बैंक गारंटी कहीं नहीं जाएगी. किसी ने कोई एप्लीकेशन फाइल कर दी, मोटे कुछ गड़बड़ हो गई तो जिस दिन डेट एक्सपायर उस दिन से 30 डेज तक इससे आप पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते. एंड तीसरा आता है सिक्योरिटी. जब भी आप सिक्योरिटी डालते हो आप मर्चेंट बैंकर को एक राइट देते हो टू सेल दी सिक्योरिटी. जब भी जरूरत पड़े इन सिक्योरिटीज को बेच के जो पैसा आता है वो शेयर होल्डर्स को देने में लगा देना. लेकिन इन सिक्योरिटीज के लिए भी कुछ कंडीशन है. कंडीशन क्या है वो ध्यान से समझो. कंडीशन क्या है एकदम ध्यान से समझना. सबसे पहला, जो सिक्योरिटीज आप ऑफर कर रहे हो दीज शेयर शुड बी लिस्टेड. जो भी आपने इसके अंदर सिक्योरिटीज डाले हैं वो पहली बात लिस्टेड होनी चाहिए. दूसरी बात, एटलीस्ट 2 साल तक लिस्टेड होनी चाहिए. एटलीस्ट 2 साल से वो किसी भी एक्सचेंज पे लिस्टेड होनी चाहिए. तीसरा, उससे रिलेटेड जितने भी कंप्लायंस है सारे कंप्लायंस आपने करे हैं. आपने जब इशू करा था तो आपने आईसीडीआर से लिस्टेड होते, एलओडीआर से, हर रेगुलेशन से आपने कंप्लाई किया. सबसे पहली बात, वो सिक्योरिटीज लिस्टेड है, 2 साल से लिस्टेड है. उन सिक्योरिटी से रिलेटेड जितनी भी ऑब्लिगेशन है आपने सबसे कंप्लाई करा है. इन सिक्योरिटी से रिलेटेड अगर कोई भी ग्रीवेंसेस आई है तो एटलीस्ट 95% ऑफ द ग्रीवेंसेस हैव बीन सॉल्व. एटलीस्ट 95% ग्रीवेंसेस सॉल्व हुई है. एंड इन सिक्योरिटीज के अगेंस्ट बोर्ड ने कोई भी ऑर्डर पास नहीं करा है. बोर्ड का मतलब यहाँ पे कौन हो गया, सेबी. सेबी ने कोई ऐसा ऑर्डर पास नहीं करा है कि आप सिक्योरिटीज में, ये सिक्योरिटीज मार्केट में बैन है, इनमें कोई डील नहीं कर सकते वगैरह वगैरह. ఎస్క్రో అకౌంట్లో మనీ ఎలా పడుతుందంటే ఒకవేళ 500 crores అనుకో, అందులో ఉన్న 25% అనేది పక్కా వేసేయాలి. ఒకవేళ మినిమం యాక్సెప్టెన్స్ కండిషన్ ఉందనుకో 100% అనేది వేయాలి. 100% ఆఫ్ అమౌంట్ అనేది ఎస్క్రో అకౌంట్లో వేయాలి. अभी ठीक है. విత్డ్రా అనేది ఎలా पॉइंट చేస్తారు? नंबर 4. यस ओके. अब एक बार सुन लो फटाफट पॉइंट नंबर 4 वापस. अब पॉइंट नंबर 4 क्या बोल रहा है, मान लो तुमने ये तुम्हारा एस्क्रो अकाउंट है, इसमें तुमने सिक्योरिटीज के फॉर्म में पैसा डाला था, राइट. ये सिक्योरिटीज तुमने बेची होंगी, उसके बदले में पैसा आया होगा. अब इसका पैसा बचा हुआ है, क्या ये हम विड्रॉ कर सकते हैं? नहीं. इसके केस में आपको जो मर्चेंट बैंकर अपॉइंट करा है वो मर्चेंट बैंकर आपको एक सर्टिफिकेट इशू करेगा. सर्टिफिकेट मतलब क्या, वी आर गुड टू गो, कोई और क्लेम नहीं है, आपके पैसा विड्रॉ कर सकते हो. जैसे ही सर्टिफिकेट इशू हुआ, लेकिन सर्टिफिकेट भी वो 30 डेज के पीरियड के बाद ही आएगा. जैसे ही ये 30 डेज के पीरियड के बाद सर्टिफिकेट इशू हुआ तब आप पैसा विड्रॉ कर सकते हो. 30 डेज वेट, सर्टिफिकेट, एंड देन यू कैन विड्रॉ द मनी. समझ में आ गया. एक चीज चेक करनी है कि आप आईसीडीआर, एलओडीआर रिलेटेड रेगुलेशन से कंप्लाई कर रहे हैं. भाई लीगल पर्सपेक्टिव से इट इज एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट. क्यों, कल को तुमने जो गलती करी वो हमारे मत्थे मरने वाली है ना. खुद तो टकले हो, हमारे बाल नचवा के हम भी टकले करोगे. अपने को अपने बाल बहुत प्यारे. ये क्या बोल रहे हैं, हम तो सज्जन आदमी है, अपन कुछ करते नहीं है. एंड जब हम ड्यू डिलिजेंस करने हैं तो क्या पता चल रहा, इनसे बड़ा फ्रॉड और कोई नहीं है. ये बोल रहे हैं हम सबसे. అసలు ఐసీడీఆర్ ఎల్ఓడిఆర్ ఎందుకు చేయాలి? రెప్యుటేషన్ ఒకటి, మన రెప్యుటేషన్ పాడవకుండా ఉండడానికి. సో ఐసీడీఆర్ అండ్ ఎల్ఓడిఆర్ డిస్క్లోజర్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో అవి కరెక్ట్గా ఫాలో అవుతున్నాయా లేదా అని చెక్ చేయాలి. లాస్ ఏమైనా ఫాలో అవుతున్నాయా లేదా అది కూడా చెక్ చేయాలి.